12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार हो रही है, उसके संबंध में क्षेत्रवार विचार विमर्श करने जा रहा है और पूर्वी क्षेत्र का विमर्श योजना आयोग के निर्णय के मुताबिक पटना में होगा। और योजना आयोग ने 5 राज्यों को इस विमर्श में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है और बिहार को उन लोगों ने इस कार्यक्रम की मेज़बानी करने के लिए कहा था। हम लोगों ने सहर्ष उसे स्वीकार किया है और 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी हमारी तरफ से और सभी राज्यों के मुख्य सचिव को बिहार के मुख्य सचिव की तरफ से पत्र भेजा जा रहा है। और योजना आयोग ने तो बैठक बुलाई ही है, उन्होंने अपनी तरफ से भी सब लोगों को भेजा है। तो ये बैठक होने वाली है मई के आखिर में। हम लोग भी अपनी बात रखेंगे, हमारी क्या अपेक्षा है 12वीं पंचवर्षीय योजना में और हमारे क्या सुझाव हैं, हम सब उस बैठक में प्रस्तुत करेंगे। पिछली बार पंचवर्षीय योजना के लिए जो क्षेत्रीय विचार विमर्श हुआ था, तो पूर्वी क्षेत्र की मीटिंग कोलकाता में हुई थी, हम भी वहाँ गए थे 2006 में। अब इस बार पटना में होगी। जी, बिजली से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा शिंदे साहब से हुई है और ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा हुई है श्री विलासराव देशमुख जी से। ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यतः 2-3 बातें हम लोगों ने रखी है, हम पहले भी रखते रहे। एक तो यह कि जो केंद्रीय कोटा से हमें बिजली आवंटित है, जो मात्रा आवंटित है, वो हमें मिलनी चाहिए। अब जिन बिजली घरों से बिहार को बिजली दी जाती है, वे बिजली घर गर्मी के दिनों में बराबर ब्रेकडाउन के शिकार होते हैं, उनकी यूनिटें बंद होती हैं। उसके चलते बिहार का कोटा बहुत कम जाता है और बिहार में बिजली का संकट हो जाता है। इसलिए हमने आग्रह किया कि बिहार के बिजली संकट को देखते हुए यूँ तो बिहार में राष्ट्रीय औसत से 1/6 भी बिजली प्रति व्यक्ति उपलब्ध नहीं है और उस स्थिति में भी इतनी बिजली में भी आधे से ज़्यादा कटौती प्रतिदिन हो जाए, तो इस परिस्थिति में बहुत कठिनाई आती है। और जो भी बिहार को बिजली आवंटित है, उसी से 65 मेगावाट नेपाल को देना पड़ता है और हम रेलवे को देते हैं, जो कि सही है, देना ही है। डिफेंस से संबंधित जो प्रतिष्ठान है उनको हमें देना पड़ता है, जो कि देना ही है, आवश्यक है। उसके बाद जो बिजली बचती है वो बहुत कम है, पटना की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो पर्याप्त नहीं होता और पूरे बिहार को बिजली की आपूर्ति करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में उनसे आग्रह ये किया हमने कि एक तो बिजली का कोटा बढ़ाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी बिजली का कोटा निर्धारित है उसे दिया जाए। अगर एक यूनिट का काम बंद होता है तो दूसरे स्रोत से बिजली की आपूर्ति की जाए। और इसके अलावे हमने मांग की है कि जो बिहार में एनटीपीसी के प्लांट हैं उसमें बिहार को 50% बिजली मिलनी चाहिए। इसकी पृष्ठभूमि है, अभी हमारे एनडीए के सांसद प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे बिहार की समस्याओं को लेकर, तो वहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हमने तय कर दिया है कि जिस राज्य में जो
एनटीपीसी का बिजली प्लांट होगा वहाँ से 50% बिजली उस राज्य को दी जाएगी, जबकि बिहार में 16-17% कुल मिलाकर बिजली बिहार को आवंटित है। हमने उनसे कहा कि बाढ़ और कहलगांव दोनों से अभी जो बिजली की आपूर्ति है उसको बढ़ाया जाए, और जब ये बाढ़ का बिजली घर चालू हो जाएगा तो उसमें भी हमें 50% कोटा दिया जाए। ये हमने मांग रखी है उनसे और कहा कि इसको पुनर्विचार करिए, अभी तो बिजली उससे न्यूनतम निर्धारित है। फिर और कहा कि जो भूटान में हाइडल प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं वो बिजली हमें दी जाए, कम से कम 1500 मेगावाट मिले। और फिर अपने देश में ही अरुणाचल प्रदेश में जब पनबिजली घर लग रहा था तो उस समय जो समझौता हुआ था उसमें बिहार को 600 मेगावाट बिजली मिलनी थी, लेकिन अब बिहार का कोटा काट दिया गया। तो हमने कहा कि ये बिहार का कोटा काटा नहीं जाना चाहिए, या तो हमें अरुणाचल से हाइडल पावर दीजिए या अन्य स्रोत से हमें थर्मल पावर दीजिए। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग दूसरे स्रोत से आपको ये अरुणाचल के एवज में, अरुणाचल के हाइडल पावर के एवज में बिजली देने पर विचार करेंगे। तत्काल उन्होंने कहा 80 मेगावाट हम देंगे अतिरिक्त, लेकिन हमने कहा वो नाकाफ़ी है। तो इस पर भी उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है और कोटा कैसे बढ़ाया जाए। फिर हमने उनसे ये भी कहा कि एनटीपीसी की और यूनिटें आए, हम लोग उसमें सहयोग करने को तैयार हैं। और फिर हमने ये भी कहा कि भूटान में जो बिजली घर लगाया जा रहा है हमारा कोटा दीजिए, और आगे अगर राज्य सरकार को भी हिस्सेदारी लगाने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग उसमें हिस्सा पूंजी लगाना चाहेंगे। तो ये सारी बातें हमने कही है। और फिर उनसे हमने यह भी कहा कि तो भूटान है, देश के अंदर भी चाहे सिक्किम हो, अरुणाचल हो या कहीं भी हो, अगर हाइडल पावर की क्षमता है तो उसमें राज्य को लगाने के लिए हम छूट मिलनी चाहिए और इसके लिए फैसिलिटेट करना चाहिए। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ये ठीक बात है। तो बातचीत हुई है उनसे। और जहाँ तक ग्रामीण कार्य से संबंधित सड़कों का प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, तो हमारी सबसे प्रमुख बात थी सड़कों के क्षेत्र में कि हमारा जो कोर नेटवर्क है वो वर्षों से स्वीकृति के लिए लंबित है भारत सरकार। हमने ये आग्रह किया ये तत्काल इसको मंजूर किया जाए। तो उन्होंने अधिकारियों को कहा कि 1 महीने के अंदर जितने तरह की परीक्षाएं हैं उसका समाधान कर लिया जाए। और हमने भी कहा कि हमारे अधिकारी दिल्ली में ही बैठ करके जो भी क्वेरी होगी उसका समाधान कर देंगे। तो 1 महीने के अंदर वो किया जाए। इसके अलावा और भी हमने मनरेगा में फंड रिलीज़ के बारे में बातचीत की है, और जो कुछ कंडीशनलिटी हैं पुराने जो इसका मनरेगा के पहले जो स्कीम चलती थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसके कोई हिसाब किताब का या यूटिलाइजेशन का प्रश्न है जो हम लोगों की सरकार के पहले का है। आखिर उस आधार पर मनरेगा की राशि में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें हुई है। फिर इंदिरा आवास के मॉनिटरिंग के लिए हमने कहा है कि एक छोटा सा हिस्सा कर्णांकित कर दिया जाना चाहिए उसके मॉनिटरिंग की, क्योंकि सबको मालूम है कि इंदिरा आवास के निर्माण में स्वीकृति से लेकर के निर्माण तक इसके सख्त मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, अनुश्रवण की ज़रूरत है। और इसमें काफ़ी कुछ इधर उधर क्षरण की गुंजाइश रहती। तो ये भी हमने उनसे अनुरोध किया है। जी, देखिए साहब, कर्नाटक की स्थिति तो साफ है और कर्नाटक की स्थिति में तो कोई भी शक्ति परीक्षण सदन के अंदर होना चाहिए। और एक नहीं कई बार ये निर्धारित हो चुका है। सरकारिया कमीशन से लेकर के कतिपय
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय हैं और ये बात अब तय हो चुकी है कि बहुमत का परीक्षण तो विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए और वहाँ के मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर मिलना चाहिए। इस बीच में किसी प्रकार की दखलंदाजी की गुंजाइश नहीं है। अगर किसी प्रकार की दखलंदाजी होती है तो इसका मतलब है कि सीधे केंद्र राज्यों के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहा है या जोर जबरदस्ती कर रहा है। तो ये तो पहले से रोक के रखे हुए थे चुनाव के लिए। ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत रही, काम निकाल लेते हैं और काम निकलने के बाद भूल जाते हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब जनता भूल गए जनता को। हालांकि कांग्रेस को कुछ मिला नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता जी की जीत है, वो उनके साथ थे, इसका लाभ उनको मिल गया है। केरल में जो हल्ला था कि बड़ा भारी कांग्रेस की जीत होगी, तो अच्युतानंदन जी की जीत है। अगर अच्युतानंदन जी के साथ पार्टी अगर खड़ी होती शुरू से तो दोबारा वो सत्ता में वापस आते। वहाँ का कोई नतीजा बहुत खुश होने के लिए नहीं है किसी के। और अभी भी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी केरला में सीपीएम है, इसलिए कांग्रेस के खुश होने का तो मतलब नहीं है। तमिलनाडु और पांडिचेरी में हार ही गए हैं। हाँ, आसाम में तरुण गोगोई जी के नेतृत्व पर जनता ने फिर से मुहर लगाई है, लेकिन कांग्रेस के लोग खुद ही संतुष्ट नहीं थे कि दोबारा इतना बहुमत प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। और बाई इलेक्शन सबका हाल देख ही लिए, आंध्र प्रदेश या और दूसरे राज्यों में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी कर्नाटक हो या छत्तीसगढ़ में हुआ कि मध्य प्रदेश, तो वहाँ भी कोई उनके लिए अनुकूल परिणाम नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी वोट लेना रहता है उसके ख्याल से उस समय पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाया, अब पेट्रोल का दाम बढ़ गया, अब डीजल का बढ़ेगा, रसोई गैस का बढ़ेगा, सबका दाम बढ़ेगा। कांग्रेस के साथ महंगाई का संबंध चोली दामन का संबंध है। जब तक कांग्रेस रहेगी महंगाई रहेगी। महंगाई में इनका वेस्टेड इंटरेस्ट। नहीं, अभी पता नहीं, आपके पास कागज, हमारे पास तो है नहीं, इसलिए इसका उत्तर तो हम जब तक कागज न देखें कुछ दे नहीं सकते। आप कागज कह रहे हैं कि मेरे पास है, वो कागजात जब मेरे पास आएंगे हम देखेंगे तभी कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति पर आप कह रहे हैं उनको भी ये अवसर मिलना चाहिए कि क्या मामला है उसके बारे में वो अपनी स्थिति रख सकें। ऑफ हैंड अचानक आप कोई बात कहिएगा तो हमको तो मालूम नहीं है न। ये हम लोग कंप्यूटर हैं और कंप्यूटर में सारी चीज़ें फीड है, आप क्लिक करिए और वो रिट्रीव हो जाएगा, ऐसी तो बात है नहीं। आपने एक बात कही है तो उनको भी अवसर मिलना चाहिए कि क्या बात है उसके बारे में समझ करके वो बताएं। और ये वारंट और कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल न्यायिक चीज़ें हैं, उसके बारे में बगैर देखे हम लोग तो कुछ नहीं, हम लोगों को जानकारी नहीं है। आपके पास जानकारी है तो मैं पक्का समझता हूँ कि आपके माध्यम से वो खबरें मीडिया में आ जाएगी। अगर आप हम लोगों को उपलब्ध करा देंगे तो हम लोग भी देखेंगे, या आपने आज प्रश्न किया है तो हम भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कुछ भी कह पाना, आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे, हमारे लिए संभव नहीं। चीन यात्रा तो निर्धारित है 13 से 18 जून का, यही सूचना आई है भारत सरकार से। क्या अपेक्षाएं और क्या डिमांड रखेंगे? देखिए, हमारी अपेक्षाएं कई हैं। हमारी अपेक्षा तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा राज्य से संबंधित जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको समझा जाए और उसको स्वीकार किया जाए। हम लगातार विकास के मामले में पिछड़े रहे हैं। ऐसी स्थिति में समावेशी विकास के लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है
तो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को आगे लाने के लिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ाना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति योजना का खर्च बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ सरकारी निवेश की और आवश्यकता है, इसलिए उसको बढ़ाना चाहिए। एक तो हमारे नीति के तौर पर यह है। दूसरी बात है कि बिहार के पुनर्गठन के बाद झारखंड अलग हुआ और झारखंड के बनने के वक्त ही जो पुनर्गठन विधेयक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसी में लिखा हुआ है कि बिहार को क्या ज़रूरत होगी राज्य के पुनर्गठन के कारण, जो कठिनाई राज्य को होगी, इसके बारे में आकलन करने के लिए और बिहार को क्या अतिरिक्त सहायता दी जानी चाहिए, इसके बारे में निर्णय लेने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सेल काम करेगा और उसके पहले रिकमेंडेशन के मुताबिक ही जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी तब बिहार को 10वीं योजना में 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से सहायता देने का निर्णय हुआ और चूंकि वो धनराशि खर्च नहीं हुई, केंद्रीय एजेंसी को काम करना था, वो समय पर काम नहीं किए, इसलिए जब हमारी सरकार 2005 में बनी तो 2006 में हमने मांग की थी कि इसको आगे जारी रखना चाहिए और अब काम हो रहा है, अभी भी कुछ काम बचा हुआ है। तो एक तो उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी धन दिया जाए और नंबर 2, इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जाए। 4000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष की अतिरिक्त सहायता दी जाए और उसके लिए हम यह तैयार हैं कि कौन कौन सी योजनाएं होंगी, इसके बारे में निर्धारण केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ बैठकर कर ले। चिन्हित परियोजनाओं के लिए दिया जाए और इसको आगे जारी रखा जाए। हमारी मांग होगी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये सब हमारी अपेक्षा है। हम हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे यहाँ और पूंजी लगाई जाए, सड़क है, सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण है, कृषि का क्षेत्र है, ऊर्जा है, इन सब चीज़ों में धनराशि लगाई जाए। हम तो ये मांग करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग रखेंगे उनके समक्ष। क्यों नहीं, सर्वदलीय ज्ञापन तो हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन को दिया था और उसी तरह से योजना के लिए भी हम लोग चाहेंगे कि सब लोग मिल करके दें, लेकिन ये तो अभी रीजनल कंसल्टेशन है। ये रीजनल लेवल पर अप्रोच क्या हो इसको लेकर के ये प्रारंभिक कंसल्टेशन है, तो हम उसमें सारी बात रखेंगे और हमारी तैयारी चल रही है। नहीं, हमारी तो मांग पहले से है, प्रणब बाबू बंगाल को दें अच्छा ही है, लेकिन हमारी जो मांग है उसको नज़रअंदाज न करें। हमें क्या एतराज़ हो सकता है? पश्चिम बंगाल को कोई अतिरिक्त सहायता देना चाहते हैं जरूर दें, लेकिन हमारी जो पहले से मांग है उसको भी नज़रअंदाज न करें। तो हमारी 2 मांग है, एक है विशेष राज्य का दर्जा और एक है अतिरिक्त सहायता। विधानसभा ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया। जब आप ही लोग इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ न्याय की उम्मीद है। ये तो कल कह दिया, इस पर हम क्या बाइट देंगे? अगर ये हम बता ही दिए तो फायदा क्या हुआ? ये अगर आपको पहले ही मालूम हो जाएगा तो फिर जाने का लाभ क्या है? जब आप लोग भूल जाइएगा तब कभी जाएंगे। हाँ। आप जब वेश बदलिएगा तब तो कुर्ता पैजामा पहनने लगिएगा तो ऐसे ही हड़क जाएगा लोग। तो बंद किया जाए। मंत्री जी, सरकारी विद्यालयों में आपने जो
ये है जो शिक्षा का अधिकार कानून है, उसका प्रावधान है, उसी के हिसाब से लागू किया जा रहा है और लागू होगा। उसकी नियमावली बननी थी और केंद्र सरकार ने एक आदर्श नियमावली परिचारित की थी, हम लोगों ने उसे स्वीकार किया है और नियमावली अब बन गई है। तो नियमावली बनने के बाद मुझको नहीं लगता है कि कोई बाधा आएगी और ये कानून की बाध्यता है, लोगों को लेना ही है। ये हम कल रात में हमने दे दिया। बहुत गर्मी पड़ रही है, बच्चे लोगों के लिए बहुत परेशानी थी, बच्चों के लिए, इसलिए हमने मानव संसाधन विकास विभाग को कल रात में ही निर्देश दिया है कि अब बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएं, क्योंकि तापमान भी बढ़ा हुआ है और ह्यूमिडिटी भी है। दोनों मिला करके बेचैनी ज़्यादा होती है और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और अब गर्मी की छुट्टियों में कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है, बीच के कुछ दिन हैं, ये फिर आगे उसको एक्स्ट्रा पढ़ा करके पूरा कर लें लोग। लेकिन अभी तो तत्काल मौसम की स्थिति ऐसी है कि जिसमें इस भयंकर गर्मी में बच्चों को बाहर जाना और आते आते लेट होता ही है, कुछ हो ये ठीक नहीं। नहीं, समस्या कम रही है। आप लोग ये तो लगा हुआ है, हम तो हाजिरी देते हैं। अभी लोगों को कुछ राहत अब अन्य जगहों पर भी हो रही है, मिल रही होगी। कुछ गर्मी होगा, कुछ लगन होगा, कुछ पंचायत चुनाव होगा, हमको ही मालूम है। ये सबसे अच्छी स्थिति है कि यही संख्या रहे, लेकिन कौन ठिकाना फिर बढ़ जाए।